तो आंसर कितना आएगा? 2x। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है वो कभी कांस्टेंट नहीं होता। आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो थीटा कांस्टेंट नहीं है। कौन कांस्टेंट है? तो मैं क्या बोल रहा था हमेशा, सपोज अगर मेरे को 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं क्या बोलता था, 2 को बाहर निकाल लो और किसका डिफरेंशिएशन करो, x का। सही है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पे किसको बाहर निकालेंगे, कॉट अल्फा को, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। कॉट अल्फा को बाहर निकाल लो और थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो ये आ गया अपना। अब ये 2r को इधर भेज दो, ये 2r दिख रहा है नीचे, इसको इधर भेज दो। तो यहाँ पे क्या बचा, dr/d थीटा। तो अपना पहला डिफरेंशिएशन हो गया। पर अपने को कौन सा करना है, दूसरा, डी स्क्वायर है ना। तो अब करते हैं दूसरा डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले दूसरा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के, क्योंकि थीटा का स्क्वायर चाहिए ना। तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में दूसरा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे भी किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के। सही है? पर यहाँ पे तो थीटा वाला कोई टर्म दिख ही नहीं रहा है। तो थीटा वाला टर्म लाओ। कैसे लाएंगे, ये आर की वैल्यू यहां से डालो क्वेश्चन से, बराबर। ये 2r है ना, तो क्या लिखो उसको, 2 × आर की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर होगा ना आर। सही है कि नहीं? तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी करना पड़ेगा। तो आर आएगा इसका स्क्वायर, a² e⁻²2θ cot α। क्योंकि देखो, e⁻θ cot α का स्क्वायर क्या आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर। सही है कि नहीं? तो ये आ गया यहां तक, समझ गए? अब मैंने क्या बोला था, हमेशा कांस्टेंट को बाहर लेना। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इन सबको बाहर ले लो। तो क्या क्या आ जाएगा बाहर, 2a² cot α। और अंदर क्या बच गया, d/d⁻ऑफ e⁻²θ cot α। यहां तक समझ गए? आवाज नहीं, बाहर का। और यहां पे आ जाएगा d²r/d⁻²। समझ गया तक? ठीक है। हम्म। अब इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है। तो e⁻डब्बे का डिफरेंशिएशन, e⁻डब्बा बराबर, सही है, इनटू, अब डब्बे का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब डब्बे में क्या कांस्टेंट है, 2 cot α कांस्टेंट है, और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना है, 1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। और इसका डिफरेंशिएशन है 2a², डिफरेंशिएशन नहीं, सामने लिखा है 2a² cot α। अब देखो, 2 × 2 4, a² cot α × cot2 α, और e⁻²θ cot α। ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी, d²r/d⁻² की, बराबर है कि नहीं? अब इसको इधर डाल दो, यही तो क्वेश्चन है। इसको इधर डाल देंगे तो देखो अब क्या हो गया। सब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? ये लिखना है आपको, बाद में खुद से लिख लेना, ठीक है ना? वही सब मिटा रहा हूं, अपने पास जगह कम है क्योंकि। अब देखो, ये जो है, ये आ गया आपका d²r/d⁻² बराबर, लिख दिया, -4, यहाँ पे cot2 α है। और r की जो वैल्यू है, फिर से इसका स्क्वायर करो। समझ गए ना? यहाँ पे जो r है वो क्या है, इसका स्क्वायर, a² e⁻²2θ। ये पूरा कट गया, आंसर है 0। देखो पूरा कटा कि नहीं, 4a², cot2 α e⁻²2θ, e⁻²2θ cot α है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या है, 0। वो गलत दिया आंसर, आर दिया ना आंसर, 0 चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन बचा था अपना, है ना? भाई कौन बात कर रहा है सामने? बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 निकालो। 37 निकाला, सामने आओ, सामने। y√1 - x² इज इक्वल टू k - x√1 - y²। ये कौन सा क्वेश्चन है अपना, 37।
y ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी दी है? -1/4। और आपको बताना है dy/dx कितना आएगा एट x इक्वल टू 1/2 पे। समझ गया तक? ये क्वेश्चन है, dy/dx कितना आएगा। इसको रखते बाजू में, पहले इसको करते हैं डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई? इसको लगा दो प्रोडक्ट रूल, है ना। तो y, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2√1 - x² इंटू -2x बराबर प्लस √1 - x² और y का आएगा डिवाइड बाय k का 0, कांस्टेंट है ना। और इसमें फिर से कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो माइनस को कॉमन ले लो और इसमें लगा दो x ऐसा क्या ऐसा अपॉन 2√1 - y² और -2y, है ना। -2y डिवाइड बाय dx। भाई यहाँ पे अपन ने बराबर किया ना, हाँ। प्लस √1 - y²। सही है। अब यहाँ से डिवाइड बाय dx की वैल्यू निकालोगे, x इक्वल टू 1/2 पे निकालनी है ना। हम्म। और y ऑफ 1/2 दिया है 4। ठीक है। एक मिनट बस, हाँ। x को 1/2 डालने के बाद y की वैल्यू -1/4 आएगी, इसका मतलब ऐसा है। तो इधर से डिवाइड बाई dx का आंसर मिल जाएगा सीधे। अपने को क्या डिवाइड बाई dx से निकालना है क्या? क्वेश्चन में देखो कि k की वैल्यू निकालनी है। और फिर तो सच में खत्म है क्वेश्चन। ये देखो x की वैल्यू कितनी है 1/2 और y की वैल्यू कितनी है -1/4, वो इधर डाल दो, x की जगह 1/2 और y की जगह। इसका मतलब क्या रहता है? देखो अगर ऐसा लिखा है y ऑफ 2 इक्वल टू 3, तो इसको कंपेयर करना y ऑफ x से। तो x की वैल्यू कितनी है 2 और ये जो 3 है ये y की वैल्यू है। कि x2 डालने के बाद y की वैल्यू 3 आई, ये इसका मतलब है कि x को 2 डालने के बाद y की वैल्यू 3 आई। तो इधर x को 1/2 डालने के बाद y की वैल्यू -1/4 आई। समझ गए? तो x की वैल्यू कितनी है 1/2 और y की वैल्यू -1/4। बस इसको इधर डालना है। सच में इतना आसान है क्या? -1/4 और x की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1। ये आ गया +1/4 अपॉन 2√1 - x की वैल्यू कितनी है -1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1 - 1/4 3/4, 3/4 होता है √3/2, 2 कट जाएंगे √3 बचेगा। ठीक है, चलेगा। ये फिर से चेक करते हैं। y की वैल्यू -1/4 इंटू -1 +1/4 सही है। तो ये हो गया 1/4 √3 बराबर। ये हो गया 1/4 √3 प्लस x की वैल्यू 1/2, 1 - 1/4 3/4 √3/2 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसल, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू माइनस 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 प्लस 1/2 इंटू 1/4 1/8 अपॉन √ऑफ 1 - 1/16। तो 15/16 मतलब √15/4, मतलब 4/√15 उल्टा होके। सही है ना। और 4 2 1/2 √15, 1/2 √15 डिवाइड बाय dx प्लस √ऑफ 1 - 1/16 मतलब 15/16 मतलब √15/4। समझ गया तक? ठीक है। ऑप्शंस कैसे है भाई? √5 है ना ऑप्शन में, ये खुशखबरी है। ठीक है। अब क्या करो, सारे डिवाइड बाय dx को साथ में ला लो। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हम्म तो डिवाइड बाय dx के साथ इसको ला ले। तो √3/2 प्लस 1/2 √15 डिवाइड बाय dx, राइट, क्योंकि माइनस है ना, इधर आके प्लस होगा। सही है। इज इक्वल टू -√15/4 और ये भी उधर जाएगा -1/4 √3। इधर से डिवाइड बाय dx की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें। अब देखो इधर इधर √15 है, पर इधर है क्या? तो √15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। समझ गया तक? तो वो कितना हो गया? 15 3 × 45। तो √45 प्लस 1/2 √15 आ गया ये। और ये यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा। सही कि नहीं? पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। इधर 4 √3, इधर सिर्फ 4 है ना, 4 ही है ना ये। तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। सही है। सही है ना। तो
इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले तो अंदर बचा √45 + 1। सही है। अपॉन 4 4 जा 16, नहीं नहीं 4√3 आएगा। अब ये देखो ये कट गया, तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2√15 इधर जाएगा, तो -2√15 अपॉन 4 रूट, अब √15 को लिख सकता हूँ √5 इंटू √3। सही है। √3 से √3, तो फाइनल आंसर है -√5/2। यही दिया है क्या? समझ गए? तो ऐसा करना था इस क्वेश्चन को। हाँ सेम ही चीज होती। नहीं नहीं आती है ना, तो भी वाई का डिफरेंशिएशन तो करती है ना प्रोडक्ट रूल में, तो डिवाइड बाई डी एक्स पक्का आता। उसकी तो वैल्यू निकलनी है डिवाइड बाई डी एक्स की, तो वो तो आना ही चाहिए। समझ गए क्या मेथड? अब पक्का? किसको किसको पूरा समझ गए हाथ ऊपर करो। पक्का ना? अब मैं एक दूसरी टेक्निक का ट्राई करता हूँ, पता नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर, पर ट्राई करते हैं। एक और टेक्निक आ गई मेरे दिमाग में, मधुरन ने जो बोला उससे। y√1 - x² प्लस x√1 - y² = k। अब क्या करो आप, x को रख दो साइन अल्फा, और y को रख दो 1 - sin² अल्फा, है ना? एक मिनट बस, 1 - sin² अल्फा cos² अल्फा आएगा, y को रख दो साइन बीटा। अब देखते क्या होता है। y साइन बीटा है, और ये 1 - sin² अल्फा cos² अल्फा हो जाएगा cos अल्फा, बराबर। और x क्या है, साइन अल्फा, और ये हो जाएगा cos बीटा, बराबर है कि नहीं? इज इक्वल टू के। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू के। तो ए प्लस बी कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ के। सही है। अब अल्फा की वैल्यू यहां से डाल दो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ के। अब यहां से डिफरेंशिएशन करना चालू करो। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² प्लस 1/√1 - y² डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि के कांस्टेंट है। डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है ना, और डिवाइड बाई डी एक्स किस पे निकालना है, एक्स कितना दिया है, 1/2। तो आ गया डिवाइड बाई डी एक्स, आ गया ना। इसको इधर भेज दो, तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -√1 - y² अपॉन √1 - x²। समझ गए? अब इधर x की वैल्यू डाल दो, और y की वैल्यू अपने ऊपर से निकाली थी क्या, कितनी आई थी? हाँ, x = 1/2 पे y -1/4, याद है मैंने निकाला था। ठीक है। अब वो दोनों डाल दो, x 1/2 और y -1/4। तो 1 - -1/4 का होल स्क्वायर 1/16, 15/16 आ गया ये, है ना? ठीक है। और ये मतलब ये आ गया √15/4। सही है। √15 और √15 को लिख सकते हैं √5 इंटू √3, ये आ गया ऊपर। और नीचे 1 - x कितना था, 1/2, ये हो गया 1/4, ये हो गया √3/2। 3/4 का रूट √3/2। अरे आ गया भाई आंसर, √3 से √3 कट गया, ये 2 यहाँ पे चले गया, आ गया आंसर -√5/। इससे भी आ गया। कौन सी आसान लगी आपको? दूसरी बहुत आसान है सच में, पहली वाली बहुत लंबी थी। ये मधुरा ने बोला इसीलिए मेरे को सुझा रहे, हाँ ये भी कर सकते हैं। बराबर है। ठीक है। चलो हो गया भाई, फिर तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब क्या करना है आज? बोलो, आपको कोई डाउट है तो बोलो, नया चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, लगा है मेरे को। हम्म। उसको लॉजिक ही लगाना पड़ता है, इसका तो मैं भी नहीं बता सकता आंसर। एक टेक्निक है एंटी लॉग, लॉग लेके एंटी लॉग लेना, पर वो टेबल नहीं देते ना आपको, एंटी लॉग टेबल। दूसरा है लॉजिक लगाओ। 2:1.4 कितना आएगा, तो देखना 2 भाई, आराम से। पहले देखो 2:1 कितना आता है, 2। और 2:2 कितना आता है, 4। 2:1.4 1 और 2 के बीच में है ना, तो आंसर 2 और 4 के बीच में आएगा, इतना पक्का हो गया। ऐसे धीरे धीरे लॉजिक लगा लगा के थोड़ा थोड़ा समझेगा। अब 2:1 बता सकते हो आप कितना आएगा, 3/2 है ना? तो देखो 2:1 हाँ आ गया देखो, बराबर। अब इस √2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर,
टू टू कट गया, मतलब रूट टू का क्यूब आंसर है। रूट टू का क्यूब मतलब 3 बार रूट टू को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 रेस टू 1.5 मतलब रूट टू का क्यूब, मतलब 1 पॉइंट, रूट टू मतलब कितना होता है 1.4। 1.4 का क्यूब, ये इसका आंसर है। समझ गया क्या? ऐसे लॉजिक लगाना पड़ता है। 2 रेस टू 1.5 को क्या लिखा मैंने, 1.5 को 3/2, टू को रूट टू का स्क्वायर, टू से टू कट गया, रूट टू का क्यूब बचा, मतलब 1.4 का होल क्यूब इसका आंसर है 2 रेस टू 1.5 का। तो 2 रेस टू 1.4 इससे थोड़ा छोटा होगा, समझ रहे? ऐसे ही करेंगे, ऑप्शन से समझ जाएगा आपको। क्या भाई? नहीं नहीं, मैथ्स, ये अपना अगला चैप्टर है। तो देखो, स्पीयर की रेडियस कितने रेट से चेंज हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा? ये अपना अगला चैप्टर का जन्म इधर होता है। तो पहले लिखने का स्पीयर का फॉर्मूला। खड़े हो जाओ भाई। स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। कल आपके लिए लेके आता हूँ गोली मेडिकल से, बैठो। पॉइजन की क्या भाई? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर नहीं आ रहा? 4/3 πr क्यूब, बराबर। अब देखो, रेट मतलब किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। खड़े हो जाओ, जल्दी। नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ। आप पीछे हो जाओ, बीच में, उधर, चौथे बेंच पे। नहीं नहीं भाई, इधर। उसको बोला पीछे, शंभू राजे को। हाँ, उसके भी पीछे एक। बस, ठीक है। तो अब अपने को क्या दिया है कि रेडियस का रेट दिया है अपने को, किससे चेंज हो रहा है, बराबर। अपने को निकालने का है वॉल्यूम। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पे रेट मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखना 2 सेंटीमीटर पर, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसके? तो v का डिफरेंशिएशन आएगा dv/dt। समझ गए? 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसको ऐसा कैसा लिखना। और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3r² और r का dr/dt। समझे? अब रेट ऑफ चेंज देखो, रेडियस के रेट, रेडियस किससे चेंज हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चेंज मतलब dr/dt। तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, समझ गए? जहां पे भी लिखा होगा रेडियस चेंज हो रही है, मतलब वो dr/dt की वैल्यू दी है। और सेंटीमीटर पर सेकंड दिया ना, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या गया देखो अभी, 4/3 पाई इंटू 3। और सपोज रेडियस की वैल्यू भी दे दी मैंने, रेडियस की वैल्यू है 1, अगर एग्जांपल दे दिया, तो यहाँ पे क्या डाल दूंगे, r² की जगह 1, इंटू dr/dt कितना है, 2। तो ये आ गया वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, ये आंसर है। क्या आंसर, 3 से 3 कट गया, 8 पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो देखो, रेडियस का चेंज आपको दिया था, रेडियस का चेंज मतलब dr/dt दिया है, आर भी दिया है। तो आपने सब फॉर्मूले में डाल दिया, v का डिफरेंशिएशन dv/dt, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² dr/dt। dr/dt 2 दिया है, आर 1 दिया है, सब डाल दो, dv/dt मिल गया। और यही है वॉल्यूम का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। किसको किसको पूरा समझ गया है, हाथ ऊपर करो। पक्का ना? आसान है बिल्कुल, लिख लो भाई। इसमें, अच्छा, इनसे काम है, ठीक है। अरे हाँ यार, मेरे को भी नाम भूल गया, रुक जाओ देखने दो। चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसा कुछ है, मोस्टली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखता। देखो ना, स्टेट बोर्ड की बुक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दिया है क्या? मोस्टली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही लिख लो अभी। चेक कर लो आप स्टेट बोर्ड की बुक बाकी। बोलो, आ जाओ ना भाई। यही है ना, एओडी।
हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यही है, बराबर लिखा हुआ ने। सही है ना? इसके बाद इंटीग्रेशन। सही है, यही नाम है। कर दिया भाई, पहला क्वेश्चन था नए चैप्टर का। बिना नाम बताए चालू कर दिया भाई के बोलने पे। व्यासदेव। और अतीश कैसे हो? बढ़िया बिल्कुल। नहीं, अब स्टोरी अब हो गया चालू। व्यास के बोलने पे हो गया चालू। नहीं, अब छोड़ो। और कभी सुनाएंगे भाई। आप लास्ट स्टोरी में नहीं थे ना? मिस कर दिया भाई। ये देखो, प्रज्वल को स्टोरी चाहिए, भाई को। यही है भाई, इस चैप्टर में यही आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? रेट दिया है मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। रेट मतलब स्पीड होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन दो। ये चैप्टर डिफरेंशिएशन से आसान है, टेंशन मत लो। वैसे डिफरेंशिएशन भी आसान था। आपको सबसे हार्ड कौन सा लगा अभी तक, जब से मैं आपको पढ़ाने आया हूँ? सच्ची? वो डिफरेंशिएशन है हार्ड, सच बताओ तो। उसमें मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं बहुत। और सबसे आसान कौन सा लगा आपको अभी तक? सेट्स भाई, सेट्स भूल गए क्या? इलिप्स से आसान लगा, सेट्स भी आसान था ना। इलिप्स। लिमिट्स भी आसान था। नहीं, कैलकुलस में दिमाग लगता है भाई। सेट्स के साथ कैलकुलस स्टार्ट हो गया अपना। फंक्शन तो भाई सबसे हार्ड है, कहाँ आसान लगा आपको, क्या पता? मैंने स्टेट बोर्ड का आसान है इसीलिए। तो मेंस में तो बहुत हार्ड है भाई फंक्शंस। मेरे को जो खुद सबसे हार्ड चैप्टर लगता था मैथ्स का, वो था प्रोबेबिलिटी। अभी आपको होगा तब देखना। 10th तक का आसान है। 12th का भाई बड़े बड़ों को हार्ड लगता है वो। खतरनाक चैप्टर है। अभी आएगा तो आपको पता चलेगा ना। मजा आएगा। हाँ। मेरा कैलकुलस पूरा फेवरेट है, और ट्रिग्नोमेट्री। मेरे को मेरे टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री में 100 में से 100 आ गए थे, एक टेस्ट में। हाँ, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे टेस्ट, जैसे आपका होता है ना वीकली, तो हमारा हुआ था। हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्री में टॉपर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लेना, अरे भाई कल और कभी देखेंगे स्टोरी। कर लेते भाई, समय बहुत जरूर। अरे आप सबसे सामने चले हो, सामने रहो ना। बाद में कभी बीच में आपको एक दिन आराम करेंगे। आपको पता है B6 वालों का कंटिन्यूटी भी नहीं हुआ। अभी उनका कंटिन्यूटी चालू करेंगे कल। नहीं 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 नहीं। स्टोरी नहीं, स्टोरी नहीं। नहीं। सॉल्व करो, सॉल्व। इसमें फॉर्मूला है ही नहीं, डिफरेंशिएशन ही है। अच्छा वो, नहीं वो तो आपको पता है सब। नहीं प्रभु जी। अगर आप में से किसी ने इसका आंसर सही दे दिया तो स्टोरी। एक ने भी। पर मैं, मेरी एक भी मदद ली तो फिर मैं नहीं मानूंगा, ठीक है? कुछ भी मदद ली नहीं, बिना मदद लिए। फाइनल आंसर। फॉर्मूला मत पूछना ना, तो फिर मैं लूंगा नहीं वो कंसिडरेशन में। फॉर्मूला आप एक दूसरे से पूछ के करो, चलो। अगर आप, पर इंटरनेट का यूज नहीं करना है भाई। बुक है तो फिर ठीक है। नेट पे नहीं देखने का फॉर्मूले, नहीं तो नेट पे तो क्वेश्चन ही देख लेंगे ना पूरा। ओपन नहीं होता किस टाइम पे? वो कब होता है? सिर्फ 3 से 4। 4 से 5, सॉरी।
कौन से दिन में 2 बार होता है ना, दूसरे बार कब होता है? अच्छा, 1:30 से 4 से 5 रात को? क्या बात कर रहे हो, एक बार भी नहीं? खाने के टाइम भी नहीं, रात को? सुबह भी नहीं? 1:30 से 2:30 तो कुछ मिलता ही नहीं भाई किसी को, सब खाने को जाते होंगे। ये तो खेल खेल लिया गया आपके साथ। गद्दारी हो गई बहुत बड़ी। दो बोल के वो एक ही है रियल में, चलो 1:30 है, आधा घंटा खाने को। नहीं भाई आज के दिन में। नहीं नहीं नहीं। इसका आंसर बता दो, फिर स्टोरी, इसका आंसर बताओ सही। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रही है, आपने मुद्दा मुनी भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, आंसर बताने वाला हूँ अभी। ठीक है। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं भाई, और बहुत सारे क्वेश्चन देने हैं आज के दिन थोड़ा। चलो आज आपको एक कंसेशन, 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो ओम मान गया भाई। ये 10 मिनट पहले हो गया ना भाई, 1:20 चलो चलो, अब बातें नहीं। सबसे पहले सामने देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला है L3, बराबर। रुको 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 भाई, सब सामने देखो। अब मस्ती मत करो, सामने देखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? तो इस इधर वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन दिया है उन्होंने। तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dV/dt, बराबर। और एल क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3L² dL/dt, बराबर। अब dV/dt उन्होंने कितना दिया है? 9 दिया है ना। तो dV/dt की जगह क्या डाल दूंगा? 9 इज इक्वल टू 3। अब L मतलब क्यूब का लेंथ, और वो उन्होंने दिया है 10। लेंथ ऑफ एज कितना दिया है? 10। तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू dL/dt। तो यहां से dL/dt की वैल्यू कितनी मिल गई? 9/300। रुक जाओ, 3 3 9 है ना। तो 3/100 कितनी मिल गई? 3/100। यहां तक समझ गए सब लोग? ऐसे इंफॉर्मेशन वाइज जाना, सबसे पहले वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम का चेंज दिया है। और वॉल्यूम का चेंज मतलब dV/dt। तो dV/dt 9 दिया है, तो आपने dL/dt निकाल लिया। लेकिन आपको निकालना क्या है? चेंज इन सरफेस एरिया, मतलब dA/dt निकालना है। अब ये पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है क्यूब के। तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6L²। क्या है? अच्छा अभी रुको, अभी इसका अपने को चेंज निकालना है। तो ये क्या आएगा? dA/dt। और 6 कांस्टेंट है, और L² का डिफरेंशिएशन 2L dL/। तो आ गया 6 × 2 12। और L की वैल्यू कितनी दी है? लेंथ कितना दिया है? 10 भाई। कितना दिया है लेंथ? 10, दिख रहा है ना। 10 × dL/dt अभी अभी निकाला अपन ने, कितना आया था? तो ये आंसर है dA/dt का। 10 10 100, 12 3 36 अपॉन 10, 3.6। और सामने अपने को ये भी लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया में स्क्वायर रहता है ना। और चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए पर सेकंड। किसको किसको पूरा समझ गया? हाथ ऊपर करो। श्योर ना? समझ रहा ना भाई, ज्यादा हार्ड नहीं है। अरे भाई, भगवान पे चाहते हैं ना कि अभी पढ़ाई कर रही नहीं है ये झूठ बोल रही है, इसकी नोटबुक नहीं है, ये पूरी भरी है नोटबुक, पूरी खाली है इतनी नहीं, फिर तो भाई नहीं 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 नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना भाई जल्दी जल्दी।
ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। B6 का तो कंटिन्यूटी भी नहीं हुआ है भाई, यहाँ पे कब पहुंचेंगे क्या पता। मस्त चैप्टर, आपको मजा आएगा इसमें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हो गया। लिखो यार, अब आप क्वेश्चन लिखो, मैं बोलता हूँ, इतना लिखते नहीं बैठता। अ काइट इज मूविंग, सब लोग लिखो, अ काइट, पतंग। अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। A kite is moving horizontally at a height of 151.5 meter. At a height of 151.5 meter. लिख लिया? Full stop. If the speed of kite is 10 meter per second, comma, how fast, how fast is the string, 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 being led, led out. How fast is the string being led out, comma, when the kite is, when the kite is 250 meter away from the boy. When the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite. Who is flying the kite? Question mark. The height of the boy is, the height of the boy is 1.5 meter. The height of the boy is 1.5 meter. तो पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. A kite is moving horizontally at a height of 151.5 meter. If the speed of kite is 10 meter per second, how fast is the string being let out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite? The height of the boy is 1.5 meter. काइट कैसे घूम रही है भाई? वापस पढ़ो. हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल. हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकल मतलब ऐसा. काइट ऐसी घूम रही है. बराबर. तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. यार, हैंग हो गया मोबाइल. रुक जाओ. अब चल रहा है. तो क्या लिखा है? अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली. तो सपोज यहाँ पे आपकी पतंग है. ठीक है, ये आपकी पतंग है, ये कैसी घूम रही है? हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 151.5 मीटर. और जमीन से कितनी हाइट है इसकी? 151.5 मीटर. यहां तक समझ गए? अब ये काइट को उड़ा कौन रहा है? एक बच्चा. तो नॉर्मली पतंग कैसे उड़ाते हैं? अपन ऐसे उड़ाते हैं ना, ऐसे. बराबर है कि नहीं? ऐसे मतलब जब ऐसे उड़ाते पतंग आपकी एग्जैक्ट ऊपर थोड़ी रहती है.
ऐसे मांझा हाथ में पकड़ोगे तो ऐसी कुछ तो रहेगी ना पतंग। तो सपोज बच्चा यहाँ पे खड़ा है, बच्चे की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। इसको कॉमन ग्राउंड पकड़ लो, ठीक है। ये ग्राउंड पे बच्चा खड़ा है, वो बच्चे को भी आनंद के साथ निकालेंगे अपन। ये बच्चा खड़ा है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, बराबर। और ये भाई उड़ा रहा है, अभी मांझा निकलते नहीं आएगा मेरे को, तो ये उड़ा रहा है काइट को, ठीक है। यहाँ तक समझ गए क्या? ये काइट 150 1.5 मीटर पे उड़ रही है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है 1.5 मीटर का, और ये काइट को उड़ा रहा है। तो अब मेरे को बताओ प्रज्वल, इसको जोड़ देते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा ये टोटल 150 1.5 है, उसमें से -1.5 कर देंगे, तो ये 150 मीटर हो जाएगा। समझ गए? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 150 मीटर। जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है वो कितना है? 150 मीटर है, ठीक है भाई। अब काइट कैसी उड़ रही है? तो हॉरिजॉन्टल को पकड़ लो एक्स। कॉल आया भाई, रुक जाओ। हाँ भैया बोलो। हाँ हाँ। यस यस, कितने बजे तक आ जाएंगे आप? नहीं नहीं, अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। हम्म। क्या भेज दूँ? अच्छा, करंट लोकेशन। हाँ। अच्छा, मैं खुद घर पे 15 मिनट में पहुंचूंगा, 15 20 मिनट में। तब जाके भेज दूँ? ओके फिर, अभी भेज देता हूँ ना आपको, लोकेशन भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक। भाई क्वेश्चन होने के बाद लोकेशन भेजने का याद दिलाना, ठीक है। पहले क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो ये एक्स है, और इस डायरेक्शन में काइट उड़ रही है। तो काइट के उड़ने को क्या लोगे आप? काइट कितना दिया है, कितने स्पीड से उड़ रही है काइट? तो ये मेरे को बताओ, 10 मीटर पर सेकंड क्या है ये? क्या लिखूं इसको मैथ्स में? क्या विनायक, क्या लिखूं? काइट हॉरिजॉन्टली उड़ रही है, मतलब ये डिस्टेंस नहीं है, ये एक स्पीड है। स्पीड को क्या लिखते हो आप फिजिक्स में? डिफरेंशिएशन के टर्म्स में। डिफरेंशिएशन के टर्म्स में स्पीड को कैसे लिखते हैं? dx/dt। क्या लिखते हैं? मतलब ये x यानी डिस्टेंस, t यानी टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है ना। तो अपन ये जो dx/dt है, ये x के रिस्पेक्ट में ये स्पीड है, समझ गए? और अपने को निकालना है, जब काइट 250 मीटर दूर है बच्चे से, इसको पकड़ लो 250 मीटर, तब क्या निकालना है तब? पढ़ो पढ़ो, लास्ट में क्या दिया है? क्या निकालना है? हाउ फार मतलब आपको, हाउ फास्ट द स्ट्रिंग, हाँ। मांजा कितने स्पीड से छोड़ोगे, वो निकालना है आपको। तो आप क्या करो, अभी अभी के लिए इसको आप पकड़ लो वाई, इसको क्या पकड़ लो? अब यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? y² = x² + 150 का स्क्वायर, बराबर है कि नहीं? यहाँ तक सही है। अब इसको आप कर लो डिफरेंशिएट। क्या कर लो? तो y² नहीं लिखो मत मधुरा, y² का डिफरेंशिएशन है 2y/dy/dt, सही है। = x² का 2x dx/dt, बराबर। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब dx/dt आपको दिया है 10, क्योंकि हॉरिजॉन्टली चल रही है ना काइट, तो हॉरिजॉन्टल में x है ना अपना, तो dx/dt 10 है, तो 10 × 2 20 × x = 2 × y, यानी ये डिस्टेंस ये है 250 मीटर, क्योंकि जब बच्चे से 250 मीटर दूर है, तो 250 इंटू dy/dt अपने को निकालना है, कितनी स्पीड से मांझा छोड़ोगे। ये मांझा ही है ना आपका, इसको कितने स्पीड से छोड़ोगे? अभी एक चीज नहीं पता x, तो x निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये 250 है, याद है। तो ये 250 है, ये 150 है, तो ये कितना आएगा? अरे यार, अभी ये पता होना चाहिए था आपको, मेरे को भी निकालना पड़ेगा। 62500 -22500, ये आ गया 200। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 200, तो x की वैल्यू जगह डाल दो 200। तो क्या आ जाएगा, 20 × 200 कितना आता है? 4000। और 4000 को 500 से डिवाइड करेंगे, बराबर। तो ये आ गया आपका मांझा कितने स्पीड से आप छोड़ोगे। तो कितनी स्पीड होंगे? 8 मीटर पर सेकंड। किसको किसको पूरा समझ गया ये? पक्का? तो देखो, ऐसा डायग्राम बनाओगे तो आएगा, बिना डायग्राम के मुश्किल था क्वेश्चन। याद रखना, काइट इतनी स्पीड पे ऊपर है, बच्चे से इतनी दूरी है उसकी, समझ रहे हो ना। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, उससे अपने को एक्स मिल गया। फिर अपने पहले पाइथागोरस थ्योरम ऐसा लिखा, ऐसा
वैल्यूज नहीं डाली, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, और अपने को पता था dx बाई dt कितना है काइट का हॉरिजॉन्टल स्पीड, मांझे का स्पीड अपने को निकालना था dy बाई dt। इस तरीके से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। समझ रहे हो? अच्छा लग रहा है ना चैप्टर? ऐसा है भाई ये चैप्टर। अब डाल देता हूँ लोकेशन, आप भूल गए बताना। हो गया ना? भाई हरी बोल रहे तो। तो क्या बोलना है आपका? अरे खड़े रहो भाई, बैठो मत। ठीक है। अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे फंक्शन इधर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? बढ़ रहा है ना, मतलब इंक्रीजिंग है। और यहाँ पे क्या है फंक्शन? और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे? समझ रहे हो? अभी ग्राफ देख के आपने बता दिया बराबर। सही है ना? अगर मैंने आपको ऐसा दिया होता y = 3x, अब बताओ ये जो फंक्शन है 3x इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? अब नहीं बता पा रहे आप। समझ गए? तो अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। कितना आ गया? 3। मतलब इंक्रीजिंग है। क्या है ये? क्योंकि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया ना। वैसे 3x का अगर ग्राफ निकालोगे आप, मैंने आपको सिखाया था, आपको याद है प्रज्वल? एक्स वाई वैल्यू पुट करो। एक्स को जब जीरो डाला तो वाई जीरो आया, एक्स को वन डाला तो वाई थ्री आया, एक्स को -1 डाला तो वाई -3 आया। अब इन सबको जब आप प्लॉट करोगे तो 3x का ग्राफ ऐसा आएगा, इंक्रीजिंग है ना। तो हो गया प्रूफ, बराबर है। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा था। पर आपको ग्राफ से प्रूफ नहीं करना है, आपको देखते समझ जाना, मतलब डिफरेंशिएशन से प्रूफ करना है। क्योंकि कुछ कुछ फंक्शन बहुत बड़े देंगे, उनके ग्राफ नहीं निकालते बैठोगे आप। ठीक है। पर अब ये बताओ इसका क्या करोगे? अगर y = x² दिया है, अब ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिफरेंशिएशन आपको कैसे पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव? डिफरेंशिएशन है ही नहीं इसका। इसका डिफरेंशिएशन है 2x। 2x आपको कैसे पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्स को अगर नेगेटिव डाला तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव डाला तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है ये। बराबर है कि नहीं? क्या करेंगे बोलो मधुरा? नहीं, गलत। x² का ग्राफ भूल गई आप? यहाँ पे डिक्रीजिंग है जब एक्स निगेटिव है, देखो। एक्स जब निगेटिव है, एक्स को जब निगेटिव डालोगे तो आंसर माइनस आएगा। वहां पे माइनस में डिक्रीजिंग आ रहा है, दिख रहा है आपको? और एक्स को जब पॉजिटिव डालोगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब एक्स को पॉजिटिव डालोगे तो डिवाइड बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीजिंग। देखो ना, जब एक्स पॉजिटिव है तब ये इंक्रीजिंग है। हो गया प्रूफ।
तो एक्स पे डिपेंड करता है एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है। समझ रहे हो ना? मैं से आपको ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ चैप्टर का, पढ़ा नहीं रहा अभी, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या है इस चैप्टर में। फिर एक चीज निकालनी पड़ती है इस चैप्टर में, ये ग्राफ था ना आपका, इसमें ये वाला मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कौन सा है ये पूरे ग्राफ में। तो वो आपको इक्वेशन की मदद से निकालना पड़ता है कि किस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जैसे कि बताता हूँ, एक मिनट। अभी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, बराबर। अभी मैं कहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे। तो ये पॉइंट कौन सा है ये बताना पड़ेगा आपको, उसके लिए भी डिफरेंशिएशन का काम पड़ेगा। समझ गया ना? ये कौन सा पॉइंट है जिसमें सबसे ऊपर की वैल्यू आ रही है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x² + 3। अब ये कुछ तो ग्राफ होगा, आप इसको निकाल सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू डाल के प्लॉट कर सकते हो, पर वो काम नहीं करना है। अपने को बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आएगी। तो क्या करना, डिफरेंशिएशन करना, dy/dx इक्वल टू, और डिफरेंशिएशन को जीरो कर देना। क्या कर देना? तो 4x इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसको बाजू में लिख के रखने का, x की वैल्यू को जो आई थी आपकी। पहले डिफरेंशिएशन को क्या किया आपने, जीरो इक्वल टू जीरो, और उधर से x की वैल्यू निकाली। अब एक और बार डिफरेंशिएट करने का, क्या है आंसर? अगर दूसरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, मतलब x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। कौन सी आएगी? क्योंकि दूसरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया ना। तो जो आपका x की वैल्यू मिली थी आपको, मैंने आपको ग्राफ में क्या बोला था, याद करो वापस। किस वैल्यू पे, किस x की वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम जा रहा है, किस x की वैल्यू की फंक्शन मिनिमम जा रहा है, मतलब को x की वैल्यू आंसर देना है। तो पहले डिफरेंशिएशन को जीरो करके x की वैल्यू तो मिल गई आपको, पर ये नहीं मिला कि उस पर मैक्सिमम जा रहा है कि मिनिमम। उसके लिए दूसरे बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा। और दूसरा डिफरेंशिएशन का आंसर अगर पॉजिटिव आया, मतलब आंसर मिनिमम है x इक्वल टू जीरो पे। और अगर ये निगेटिव आता, मतलब x इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती फंक्शन की। अब समझ रहे हो ना? ये भी अपन पढ़ने वाले सामने। ये फिर एक थ्योरम, मैंने आपको ये थ्योरम बता दिया ना, रोल्स थ्योरम। नहीं बताया? अच्छा, फिर कुछ और बताया था, हाँ, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बताया था। याद आ रहा है कंटिन्यूटी में? किसको याद है ये नाम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? भूल गए? अच्छी बात है, बताया था, पेज पलटा लेना एक बार। इसमें अपन दो थ्योरम पढ़ेंगे, लैंग, स्पेलिंग क्या है भाई, लैंग रेंजिस थ्योरम और रोल्स थ्योरम, ऐसे दो थ्योरम पढ़ेंगे इसमें। और क्या पढ़ेंगे, मेरे को तो इतना याद आ रहा है अभी। मेन मेन देखो आप, टॉपिक के नाम है क्या और कुछ? वो तो बोल दिया ना मैंने, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग भी है वैसे। हाँ, हाँ, इसी को रेट मेजर बोलते हैं। ये जो क्वेश्चंस किए ना अपन ने रेट वाले, इसको रेट मेजर बोलते हैं। और हाँ, ये पढ़ेंगे। और ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल तो इंपॉर्टेंट है। अब आप सबको ये सब जो क्वेश्चन है ना, 2:1.4 की वैल्यू कैसे निकालना, ये सब अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व होंगे। अभी जब मैं अप्रोक्सीमेशन सिखाऊंगा ना, तो आप ऐसे कुछ भी निकाल सकते हो, फिर वहां पे इसके आंसर आपको मिलेंगे, ये कैसे निकालना है, ठीक है? ऐसे बहुत फिजिक्स में आते हैं ना कुछ के कुछ टर्म जिसके नहीं निकलती वैल्यू, वो सब अप्रोक्सीमेशन से होगा अभी। और वो टाइम है थोड़ा अभी, 3-4 दिन। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। मैं साल